हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएससी टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि वो पहले देखोगे तो आपको ये वाली आईपीएससी टेक्नोलॉजी समझ में आएगी, नहीं तो क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है उस वीडियो का। ओके, सो क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। पहला तो व्हाट इज़ आईपीएससी टेक्नोलॉजी। सेकंड इज़ पर्पस ऑफ आईपीएससी टेक्नोलॉजी, क्या पर्पस है। थर्ड, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईपीएससी टेक्नोलॉजी। एंड द फोर्थ वन इज़ बेसिक्स। आईपीएससी टेक्नोलॉजी को समझने से पहले उसके कुछ बेसिक्स, कुछ बैकग्राउंड हमको समझना ज़रूरी है, तो हम पहले बेसिक्स से चालू करेंगे, उसके बाद आईपीएससी टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। पीएचडी लेवल की नहीं पढ़ेंगे, जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेवेंट है उतना ही हम पढ़ेंगे इस टेक्नोलॉजी को। तो चलिए चालू करते हैं। आईपीएससी, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल्स, ये ऐसे एडल्ट सोमैटिक सेल्स हैं जिसको इंड्यूस करके हम स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ में लेके आ सकते हैं। Means these cells are the adult somatic cells that can be induced to show the properties of stem cells। और जब ये adult somatic cell induce हो जाती है stem cell में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं एम्ब्रियोनिक जीन्स। अब इस एम्ब्रियोनिक जीन्स की मदद से हम एडल्ट सोमैटिक सेल्स को एम्ब्रियोनिक सेल्स, जिसको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। आई नो कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये सोमैटिक सेल्स क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, ये कैसे एम्ब्रियोनिक सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है, डोंट गेट वरीड, पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। आपको बस शुरू से लेके आखिरी तक बने रहना है, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं आईपीएससी टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम चालू करने वाले हैं आईपीएससी, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को भी हमने एज अ स्टेम सेल प्रिजर्व करके नहीं रखा तो एक ऑप्शन क्या बचेगा, जिसके यूज़ से हम मतलब क्या हम अपने स्टेम सेल के यूज़ करके कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं फिर भी, अगर हमने वो भी प्रिजर्व करके नहीं रखा तो हाँ, आईपीएससी एक टेक्नोलॉजी है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है उस वीडियो का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आईपीएससी में इंड्यूस का मतलब क्या होता है। इंड्यूस का मतलब होता है टू एक्टिवेट और टू स्टिमुलेट। मतलब क्या एक्टिवेट और स्टिमुलेट करना, कहने का मतलब एडल्ट सोमैटिक सेल को हम इंड्यूस करेंगे स्टेम सेल में, ताकि वो स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज़ को शो करें। अब एडल्ट सोमैटिक सेल क्या होते हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, मैं अभी आपको समझाऊंगी। बट ये अब बस आप ये समझ लीजिए कि एडल्ट सोमैटिक सेल को इंड्यूस करेंगे, मतलब एक टाइप का सिमुलेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ताकि वो स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज़ को शो करने लगे। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि स्टेम सेल, कौन से स्टेम सेल में इसको इंड्यूस करना है। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में हमको इंड्यूस करना है सोमैटिक सेल को, एडल्ट सोमैटिक सेल को। तो मतलब प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल का एक एग्जाम्पल है, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इंड्यूस करना है, वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दैट इज़ टू स्टिमुलेट और टू एक्टिवेट स्टोमैटिक सेल एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ प्रोसेस है, कुछ बेसिक्स है, आपको जाने रहना बहुत ज़रूरी है आईपीएससी टेक्नोलॉजी को। अगर आप मतलब अच्छे से समझना चाहते तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि नेचुरल तरीके से जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो कैसे होती है कि एम्ब्रियोनिक सेल, जब एम्ब्रियोनिक सेल होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक बच्चा होता है, तब उसके बाद वो फीटस में, बाद में वो बच्चा आफ्टर चाइल्ड बर्थ
डिफ्रेंशिएशन होने लगते हैं सेल टाइप्स के। अब अगर आपने पुरानी वीडियो देखी नहीं है तो पहले उसको देखना है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है। मतलब ये कि अलग अलग सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फिर वो बाद में ऑर्गन्स बनने लगते हैं उसके। तो डिफ्रेंशिएशन हो जाने के बाद सोमैटिक सेल्स बनते हैं। यही है सोमैटिक सेल्स जो मैं आपको बता रही थी। मतलब कि आफ्टर डिफ्रेंशिएशन अलग अलग सेल टाइप्स में जो सेल्स बनने लगते हैं वही है सोमैटिक सेल्स। हर एक सेल का टाइप का खुद का सोमैटिक सेल होता है। जैसे ब्रेन सेल्स का खुद का सोमैटिक सेल्स होता है, ब्लड सेल्स का खुद का सोमैटिक सेल्स होता है, लिवर सेल्स का खुद का सोमैटिक सेल्स। हर एक बॉडी के सेल टाइप का खुद का सोमैटिक सेल होता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम सब कुछ डेवलप हो चुका है। तो इसलिए सोमैटिक सेल्स है हमारे बॉडी में। ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल्स मतलब जब डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, अनडिफ्रेंशिएटेड वाली स्टेज में, बिफोर चाइल्ड बर्थ, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुआ रहता है, तो वो वाला स्टेज है एम्ब्रियोनिक सेल में। ये एक बार सेल जब डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तब सोमैटिक सेल्स कहलाता है। ठीक है। तो डिफरेंट सेल टाइप्स में सोमैटिक सेल डिफ्रेंशिएशन वाली प्रोसेस से गुजरने के बाद हो जाता है, ये एम्ब्रियोनिक सेल के बाद। आई होप आप समझ गए होंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस में। आईपीएससी में क्या होता है कि इसका रिवर्स हो जाता है। सोमैटिक सेल्स को डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक प्रोसेस होता है डी डिफ्रेंशिएशन, मतलब पुराने वाले स्टेज में वापस उसको लेके आना। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वाली स्टेज में लेके आने वाली प्रोसेस को हम डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, और वही आईपीएससी टेक्नोलॉजी है एक्चुअली में, रिवर्स वाली कंडीशन। हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं अगर आप पूछे तो, क्योंकि सोमैटिक सेल का यूज़ करके हम स्टेम से मतलब उसको स्टेम सेल एज अ स्टेम सेल हम यूज़ नहीं कर सकते ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमको स्टेम सेल ही चाहिए। क्योंकि एक बार सोमैटिक सेल्स बन गए तो जैसे मान लीजिए किडनी सेल्स है, तो किडनी वाले सोमैटिक सेल्स तो किडनी वाले फंक्शन करेंगे, ब्रेन वाले सोमैटिक सेल्स तो ब्रेन वाले फंक्शन करेंगे। सबका खुद का पर्टिकुलर फंक्शन फिर चालू हो जाएगा। जबकि स्टेम सेल का खुद का कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल उसका एग्जाम्पल है। तो हमको पहले स्टेम सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको पहले उस वाले स्टेज में लेके आना पड़ेगा, तभी जाके उस स्टेम सेल का यूज़ करके हम थेरेपी में या मतलब ऑर्गन प्रोडक्शन में, कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकें। इसलिए हम सोमैटिक सेल को डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। यही है आईपीएससी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में। ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया, आगे कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक्स हैं वो हमको जाने रहना बहुत ज़रूरी है। ये आईपीएससी के मतलब हाउ आईपीएससी टेक्नोलॉजी वर्क्स, उसके लिए हमको कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक्स समझा देती हूँ कि जैसे एक डीएनए की कॉपी जब बनती है तो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। मतलब कि एक डीएनए की कॉपी बनती है दूसरे डीएनए में, तो वो प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। तो और ये रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम परफॉर्म करता है? वो परफॉर्म करता है डीएनए पॉलीमरेज। मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को डीएनए में कॉपी करना उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। और वो परफॉर्म करता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। और वो परफॉर्म करता है जो एंजाइम है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन वाली फैक्टर, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए होती है, और उसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है, जो एंजाइम परफॉर्म करता है, उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हैं जो मदद करते हैं डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं।
और ये आईपीएससी टेक्नोलॉजी में भी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज़ किए गए हैं। ओके, सो एक बार अगर ये आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस एक बार आरएनए का हो गया तो ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो आपको समझना। इसके बाद ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपको पढ़ना है, तो इसलिए ये वाली प्रोसेस मैंने आपको समझाई। अब कुछ और बेसिक्स हैं वो भी बहुत जानना ज़रूरी है। इसके बाद आईपीएससी आपकी आंखों के सामने होगा। बहुत ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक्स हैं और भी आपको जानना है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो इसके बाद जो आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ध्यान से सुनना ये जो मैं बोल रही हूँ। इसके बाद अगर आपने इसको अच्छे से सुन लिया तो आपको पूरी चीज़ें, पूरी आईपीएससी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जनरली every genetic material called genes are present in each cell of our body। मतलब ये सेंटेंस का मतलब ध्यान से सुनिएगा कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं वो सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल हर कोई सेल में पाए जाते हैं। हर कोई सेल का मतलब हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, वो सारे के सारे बिलियंस ऑफ सेल्स में सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वाली जो चीज़ है वो आपको समझने में आसानी होगी, तो इसलिए मैं आपको बता रही। फिर से मैं बताती हूँ कि जेनेटिक मटेरियल जितने भी हमारे शरीर में होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल हर एक सेल में पाए जाते हैं, हर एक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे दैट इज ईच सेल हैज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज़ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए एंड डीएनए इन मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ कि हर सेल में न्यूक्लियस होता है, हर सेल में न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, और वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सारे के सारे सेल्स में न्यूक्लियस तो होगा। ठीक है, और वो सारे के सारे सेल में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये सारे जेनेटिक मटेरियल मिलके बनते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये है कि जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो सारे के सारे सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी, ये बेसिक्स मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसुलिन। इंसुलिन एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियाटिक सेल टाइप में सिक्रीट होती है, पर इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो पैनक्रियाटिक सेल टाइप में ही मिले। इंसुलिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सप्रेस करती है पैनक्रियाटिक सेल टाइप में, पर जो इंसुलिन है एज अ जेनेटिक मटेरियल वो सभी सेल टाइप में मिलती है, सभी सेल टाइप में वो है। वो ब्लड सेल्स में भी है, वो लिवर सेल्स में भी है, वो किडनी सेल्स में भी है, वो स्किन सेल्स में भी है, हेयर सेल्स में भी है, सभी सेल्स में वो प्रेजेंट है इंसुलिन एज अ जेनेटिक मटेरियल। मैं इंसुलिन का एक एग्जांपल ले रही हूँ। जेनेटिक मटेरियल जो भी हो वो हर एक सेल टाइप में पाया जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सेल टाइप में एक्सप्रेस करेगा और कौन से सेल टाइप में वो साइलेंट रहेगा। यहाँ पे इंसुलिन एज अ जेनेटिक मटेरियल वो पैनक्रियाटिक सेल टाइप में एक्सप्रेस कर रहा है, पर बाकी जितने भी मैंने अभी बताया, आपको गिनाए कि ब्लड सेल्स में, ब्रेन सेल्स में, लिवर सेल्स में, इन सारे सेल्स में वो साइलेंट रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उसके, वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे उसको साइलेंट रहना है और कहाँ पे उसको एक्सप्रेस करना है। तो इंसुलिन के मामले में एज ए जेनेटिक मटेरियल
वो पैनक्रियाटिक सेल में ही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बताते हैं कि तुमको पैनक्रियाटिक सेल्स में ही एक्सप्रेस करना है, बाकी जगह पे साइलेंट रहना है। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया इंसुलिन का। ऐसे कितने जेनेटिक मटेरियल्स उनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट सेल टाइप में एक्सप्रेस करते हैं और बाकी जगह पे वो साइलेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दूं कि क्या इंसुलिन ऐसे जेनेटिक मटेरियल वो हेयर सेल्स पे एक्सप्रेस करता है? नहीं करता, बट वो प्रेजेंट है, वो जेनेटिक मटेरियल हेयर सेल्स में भी प्रेजेंट है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये वाला जो सेंटेंस है वो आप ध्यान से पढ़िएगा। सो एवरी जीन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल टाइप, हर एक सेल टाइप में हर एक जीन प्रेजेंट है, बट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिसाइड्स विच जीन शुड एक्सप्रेस इन विच ऑफ द सेल टाइप। मतलब कौन से सेल टाइप में वो एक्सप्रेस करेगा वो पर्टिकुलर जीन, और कौन से सेल टाइप में वो साइलेंट रहेगा वो पर्टिकुलर जीन, वो डिसाइड करता है उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रही हूँ। इसका एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझा वही लिखा है। इंसुलिन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीन एक्सप्रेसेस इन द पैनक्रियाटिक सेल्स ओनली and remains silent in other cell types due to the transcription factors। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई। Hence, transcription factors to decide which gene should express in which cell। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको पूरे शॉर्ट में सरल भाषा में समझाई वही नोट्स में लिखा है। तो इसी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से हम IPSC टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? क्या हम सोमैटिक सेल में कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते कि वो वापस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाए? मतलब कन्वर्ट नहीं, डी डिफ्रेंशिएट हो जाए। कर सकते हैं। तो उसके लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उस सोमैटिक सेल में इंजेक्ट करने पड़ेंगे, तभी वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिसे हम स्टेम सेल बोलते हैं, एक टाइप है स्टेम सेल का, इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें डी डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोसेस होगा, तभी ये डी डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, और वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के सोमैटिक सेल में इंजेक्ट करेंगे। तो यही इसलिए मैं आपको इतना समझा रही थी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्यों यूज़ करेंगे यूजिंग IPSC। ठीक है, और ये डायग्राम है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये एक सोमैटिक सेल है और ये एक न्यूक्लियस है। इस सोमैटिक सेल में हम इंजेक्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर एम्ब्रियोनिक जीन्स, it will start producing the embryonic gene protein and acts as an embryonic cell। मतलब कहने का मतलब इस सोमैटिक सेल में हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किसका, एम्ब्रियोनिक जीन्स का हम इंजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वापस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए, डी डिफ्रेंशिएट हो जाए। वंस इट विल इंजेक्ट इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एम्ब्रियोनिक जीन प्रोटीन, फिर वो बाद में एम्ब्रियोनिक जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगेगा और फिर वो एम्ब्रियोनिक सेल के जैसे एक्ट करने लगेगा। यहाँ पे ओरिजिनली वो सोमैटिक सेल ही रहेगा, पर वो एक्ट करेगा, सिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा। आपने पढ़ा था इंड्यूस हो जाना ना, वही चीज़ इंड्यूस हो जाएगा वो। ठीक है, तो यही है IPSC टेक्नोलॉजी। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्चुअली में कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर डी डिफ्रेंशिएशन अंडर IPSC टेक्नोलॉजी, तो ये 4 हैं। इसका नाम आप देख के अब सोच रहे होगे कि इसका कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, ये नाम है, आपको रटने पड़ेंगे। तो ये OCT4, SOX2, नैनोक एंड LIN28, ये नाम है 4, आपको याद रखना है। तो अब याद रखिएगा, ये हो सकता है कि UPSC कभी प्रीलिम्स में पूछ ले, तो आप इसको याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं डी डिफ्रेंशिएशन करने के लिए IPSC टेक्नोलॉजी में जो 4 हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उसके नाम है ये। ठीक है, तो ये है IPSC टेक्नोलॉजी। अब हम जान लेते हैं कि क्या ये लीगली परमिटेड है। येस, इट इज़ लीगली परमिटेड, बट
कैनॉट मेक बेबीज यूजिंग IPSC टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब बेबी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? साइंटिफिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इसको डी डिफ्रेंशिएट कर ले किसी सोमैटिक सेल को, तो ये तो एज एन एम्ब्रियोनिक सेल की जैसे काम करेगी, तो बाद में इसको फीटस में डेवलप कर सकते हैं। साइंटिफिकली इट इज़ पॉसिबल। बाद में ये फीटस में डेवलप हो गया, उसके बाद ये चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे का जन्म हो सकता है। सो साइंटिफिकली इट इज़ पॉसिबल, बट लीगली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लीगली परमिटेड नहीं है बेबी को प्रोड्यूस करना। सेकेंड वन इज़ दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि एक सोमैटिक सेल जिसका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है, जिसका जेनेटिक फंक्शन है, उसको रिप्लेस करके दूसरे जेनेटिक मटेरियल में इंड्यूस करना। सो ऑब्वियसली इसको जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग ही बोलेंगे इस टेक्नोलॉजी को। शिनाया यामानाका एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 2012 में फॉर IPSC टेक्नोलॉजी। फोर्थ है दिस टेक्नोलॉजी इज़ लेस अवेलेबल, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी IPSC टेक्नोलॉजी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और ये एक्सपेंस भी है, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इस टेक्नोलॉजी के। बट यस, ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और UPSC के पर्सपेक्टिव से कोई भी टेक्नोलॉजी हो साइंस एंड टेक का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये जो IPSC टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही ज़्यादा अवेलेबल ना हो। ओके, सो IPSC टेक्नोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है, बस उसके कुछ एप्लीकेशंस बचे हैं, वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या क्या यूजेस हैं IPSC टेक्नोलॉजी के? तो पहला है ऑर्गन प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब एक सोमैटिक सेल को डी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे स्टेम सेल में, जैसे स्टेम सेल मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, तो उस स्टेम सेल का यूज़ करके कोई भी पर्टिकुलर सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। मान लो किडनी सेल्स में करना है, तो पहले तो वो सोमैटिक सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में डी डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर वो स्टेम सेल हो जाएगा, तो उस स्टेम सेल का यूज़ करके किडनी सेल में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो वैसे कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर बाद में उस सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट कर लेने के बाद उसके पर्टिकुलर ऑर्गन में को डेवलप कर लो। जैसे किडनी सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो उसको बाद में इन विट्रो तरीके से, मतलब लैब में ऑर्गन किडनी बना लो। हार्ट है तो हार्ट बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेल्स में डिफ्रेंशिएट करके उसके पर्टिकुलर ऑर्गन्स इन विट्रो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये है ऑर्गन प्रोडक्शन, पहला एक एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ कैंसर ट्रीटमेंट अदर दैन बोन मैरो फॉर ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी, पहली वीडियो, तो उसमें ये मैंने बताया था कि बोन मैरो जो कि ऑलिगोपोटेंट स्टेम सेल है एडल्ट बॉडी में पाई जाने वाली, उसका यूज़ करके हम कोई ब्लड सेल्स वाले कोई भी सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो क्यों? क्योंकि ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए बोन मैरो स्टेम सेल्स का यूज़ कर सके। तो वैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो भी एक एप्लीकेशन है IPSC टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली एक बार सोमैटिक सेल को किसी स्टेम सेल में डी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो वो चाहे तो उस स्टेम सेल का यूज़ करके हम कोई भी ब्लड सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना ब्लड सेल्स में। तो इसलिए कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़ इंजेक्टिंग IPSC, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर रीजनरेशन ऑफ डेड सेल्स। मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए इस टेक्नोलॉजी से हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़े थे कि जिस सेल में इंड्यूस करना हो उस सेल के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उसमें ऐड कर लो। मान लीजिए ब्रेन सेल्स, जैसे मान लीजिए ब्रेन के सेल्स डेड हो रहे हों, तो उसको वापस रीजनरेट करने के लिए ब्रेन के सेल्स वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इंजेक्ट कर लो ब्रेन के अंदर। तो ऐसे में क्या होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ब्रेन के सेल्स में जाके
वो फिर रीजनरेट करने लगेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन है, इंजेक्टिंग iPSC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डेड सेल्स, एग्जाम्पल iPSC इंजेक्टेड इन कॉर्निया ऑफ आई टू जनरेट कॉर्निया सेल्स। मतलब कि मान लीजिए कॉर्निया आई की जो कॉर्निया है उसकी जो सेल्स है वो मान लीजिए डेड सेल्स हो गए, तो कॉर्निया आई के जो कॉर्निया वाले सेल्स हैं उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अगर इंजेक्ट करें यूजिंग iPSC टेक्नोलॉजी, तो उससे क्या होगा कि कॉर्निया सेल्स में वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जाएंगे और वापस वो सारे सेल्स कॉर्निया के रीजनरेट होंगे। तो वो एक और एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि iPSC इंजेक्टिंग इनटू ब्रेन इन वाइवो का मतलब कि ब्रेन के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे टू रीजनरेट द ब्रेन सेल्स। मतलब कि ब्रेन के सेल्स को रीजनरेट करने के लिए iPSC टेक्नोलॉजी के यूज़ से वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि ब्रेन सेल्स के हैं वो इंजेक्ट करेंगे। तो ये तो थे 3 एप्लीकेशन यूजर्स ऑफ iPSC टेक्नोलॉजी। आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक ऑर्गन्स यूजिंग स्टेम सेल्स। देखिए अभी स्टेम सेल्स तो हमने पढ़ लिया, स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखा तो iPSC टेक्नोलॉजी है वो भी हमने पढ़ लिया। अब ये स्टेम सेल्स का यूज़ करके हमने पढ़ा था, देखिए आपने पढ़ा था ऑर्गन प्रोडक्शन, लेकिन ऑर्गन प्रोडक्शन कैसे करते हैं, हाउ, तो वो प्रोसीजर बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक ऑर्गन्स यूजिंग स्टेम सेल्स। इसी स्टेम सेल्स के यूज़ से हम कैसे ऑर्गन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो इन वाइवो और दूसरा है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब में हम ऑर्गन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका एक टेक्निक है 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। और इन वाइवो मतलब कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कैसे ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका एक टॉपिक है ह्यूमन एनिमल काइमेरास। तो ये जो 2 टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए iPSC टेक्नोलॉजी का ये वीडियो था। आपने अगर पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखा होगा तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होप। और शुरू का जो स्लाइड है आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था, वो आप एक और बार देख लीजिएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा iPSC टेक्नोलॉजी जो अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और मिलते हूँ अगले नए वीडियो में ये ऑर्गन प्रोडक्शन वाले टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच एंड बाय।